हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की जो एसके झा सर के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है, एनसीईआरटी विज्ञान, इस बुक के बारे में आज हम थोड़ा क्लियर करके देख लेते हैं। इनमें क्या क्या पार्ट्स दिए गए हैं। किसी छात्र ने कहा था कि इस बुक के बारे में थोड़ा पहले डिस्क्राइब कर दीजिए, तो आज के इस पार्ट में इस बुक को डिस्क्राइब कर देंगे, उसके बाद फिर चैप्टर को ही स्टार्ट करेंगे। ये जो है एसके झा सर की बुक है विज्ञान की, क्लास 6 से लेकर के 10 तक का निचोड़ है। अगर बात किया जाए कि ये बुक किस छात्र के लिए है, तो ये सवाल ही गलत है, क्योंकि ये जो बुक है रेलवे, बिहार एग्ज़ाम्स, बीपीएससी, बीएसएससी, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस, यानी कि ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। ये बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है आपके एनसीईआरटी के ओरिजिनल एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट वन लाइनर, ये सभी दिए गए हैं। आप लोग जानते हैं कि दोस्तों कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 6 से लेकर के 12 तक के जो भी एनसीईआरटी के रियल कंटेंट होते हैं, उनके प्रश्न जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस बुक में जो है 10 तक ही दिया गया है, पर जो भी है इसमें बहुत ही अच्छे सवाल दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इनमें इसके जो है चैप्टर्स वाइज इसे बांटा गया है। इसमें जो भी कंटेंट दिए गए हैं उनको देखते हैं। 6 क्लास के कंटेंट जो है 16 चैप्टर्स है। इसमें हम लोगों ने अब तक इसमें 10th चैप्टर, यानी कि यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 10 तक के चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस पार्ट में 11 से लेकर के 13 तक के चैप्टर, यानी कि शायद 11 चैप्टर तक हो चुका था, और हम लोग आज के इस वीडियो में 12 चैप्टर से लेकर के 14 चैप्टर तक यानी कि इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। 7th क्लास के भी 18 चैप्टर्स दिए गए हैं, और 8 क्लास के भी आपके 18 चैप्टर्स है, 9th क्लास के 15 चैप्टर है, और 10th क्लास के जो है 16 चैप्टर्स है। अगर इस बुक को हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो अभी जो आगामी परीक्षा आने वाली है बीपीएससी टीआरई 4 की, ठीक है, इसके के लिए साइंस के लिए तो हम लोगों को बेफिक्र हो जाना है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे इस साइंस से बाहर नहीं आएंगे, 6 to 10 से बाहर नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं, अपने प्रश्न की ओर आते हैं। अध्याय 11 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा। जो भी नए आए हैं इस चैनल पे, वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन दबा दे, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए, ठीक है। ये जो 11th अध्याय है, एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु, तो इनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे आज। पहला पॉइंट है इसमें कि वायु गैस का समांगी मिश्रण जो निम्न प्रकार है। वाटर वेपर, यानी कि जल वाष्प, इसके बारे में देखिए। वाटर वेपर के बारे में क्या कुछ कहा गया है कि जल का वाष्प में बदलने के कारण जल वाष्प का निर्माण होता है, ठीक है। और जल वाष्प के स्रोत के बारे में देखिए। जल वाष्प का स्रोत कहाँ से कहाँ होता है? नदी, तालाब, जलाशय, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ये सभी जो है जल वाष्प के स्रोत है। बी पॉइंट की ओर आते हैं, ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सीजन यह जो है वायुमंडल में 21%, पहले ऑक्सीजन के बारे में देख लेते हैं। यह वायुमंडल में दूसरा 21% सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गैस है। कौन? ऑक्सीजन। यह प्रकाश संश्लेषण का उपवाद है, ठीक है। यह एकमात्र गैस है, ऑक्सीजन जो है एकमात्र गैस है जो ईंधन ना होते हुए भी जलने में सहायक होते हैं, ठीक है। यह श्वसन के लिए आवश्यक है। आइए आगे की ओर देखते हैं। अगले पॉइंट में वायु संरचना के बारे में दिया गया है ना। तो वायु की संरचना, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है, इसमें ऑक्सीजन इतना मात्रा है। चलिए, जलवाष्प की दूरी दी गई है, ये फिगर के जरिए आपको दिखाया गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन के पॉइंट के बारे में।
चूँकि अभी हम लोग जो है 6 क्लास का जो है साइंस देख रहे हैं, इसी तरह 7th का देखेंगे, 8 का देखेंगे। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के क्या पॉइंट दिए गए हैं कि यह वायुमंडल में सबसे ज़्यादा यानी कि 78%, सबसे ज़्यादा 78% जो है पाया जाता है। ठीक है, यह अज्वलनशील गैस है। कौन? नाइट्रोजन कैसी गैस है? अज्वलनशील गैस है। मोमबत्ती की लौह का नीला रंग इसकी गैस की उपस्थिति के कारण होता है। मोमबत्ती में जो लौह होती है उनका नीला रंग किसके कारण होते हैं? नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण होती है। अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो इसके पॉइंट्स को देखते हैं। यह एक कार्बनिक श्वसन का उत्पाद है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यह एक कार्बनिक श्वसन का उत्पाद है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। आप CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इसका प्रयोग जो होता है वो आपके अग्निशामक में किया जाता है। CO2 का प्रयोग किसमें होता है? अग्निशामक में किया जाता है। ब्रेड का किण्वन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है। ठीक है, और इसके पॉइंट्स को देखते हैं। पवन चक्की का फिगर देख लीजिए, ये जो है पवन चक्की है। इस फिगर में पवन चक्की के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, पवन चक्की। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। क्या कह रहा है कि गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवनों का देश यानी कि हवाओं, पवन यानी कि हवाओं कहते हैं। पवनों का देश क्या है? डेनमार्क है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है कि ज्वलन एवं श्वसन दोनों में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। O2 जो होते हैं जलन और श्वसन दोनों में सहायक होते हैं। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, परंतु श्वसन जो है दिन और रात दोनों समय होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि धूल कण से सुरक्षा नाक का श्लेष्मा से मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पवन चक्की विद्युत ऊर्जा का एक स्वच्छतम स्रोत है। पवन चक्की क्या है? विद्युत ऊर्जा का एक स्वच्छतम स्रोत है। अगले पॉइंट की बात करें कि इसमें विद्युत धारा पवन के गति पर निर्भर करता है। क्या करता है? पवन के गति पर निर्भर करता है। धूल के कण जो है श्वसन संबंधित बीमारी होती है। धूल के कण से क्या होते हैं? सांस लेने में जो भी संबंधित बीमारी होते हैं उनसे होती है। धूल कण को रोकने के लिए नाम जो है श्लेष्मा का उपयोग होता है। श्लेष्मा का उपयोग होता है धूल कण को रोकने के लिए। ठीक है, आइए NCERT के एग्जाम्पलर के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको इसमें गलत कथन को देखना है, गलत कथन के बारे में बताना है। तो इसके ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। सभी जीवित चीज़ें जो सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, सभी जीवित चीज़ों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है। बात सही है। हम हवा को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ये भी पॉइंट आपका सही है, क्योंकि वहाँ गलत कथन के बारे में बात करा तो हम देखेंगे इनमें से कौन सा गलत है। हवा के चलने से पतंग उड़ना संभव हो जाता है। और अगला पॉइंट है D नंबर में कि हवा हर जगह मौजूद है लेकिन मिट्टी में नहीं है। ये कथन जो है गलत है, यानी कि आपका C भी सही है, ऑप्शन नंबर D जो है रॉन्ग है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हवा हर जगह मौजूद है लेकिन मिट्टी में नहीं है, ये बात गलत है और गलत का कथन गलत में। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हवा निम्नलिखित में से किसकी गति में मदद नहीं करता है। हवा जो है किसकी गति में मदद नहीं है? फिरकी, वेदरकॉक, सीलिंग फैन, नौकायान, यानी कि किसमें जो है हवा मदद नहीं करता है। तो आइए इनके ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो इनके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर C। चूँकि सीलिंग फैन में जो होते हैं वो हवा नहीं, करंट, विद्युत करंट की ज़रूरत होती है। तो अगले पॉइंट की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है
कि वायु के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, यह पवन चक्की को घुमाता है, सही बात है। यह हवाई जहाज़ों को आवाजाही में मदद करता है, बिल्कुल सही है। पक्षी वायु की उपस्थिति के कारण उड़ सकते हैं, सही बात है। जल चक्र में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा गलत है। जल चक्र में इसकी भूमिका होती है, तो यानी कि ये गलत बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि पर्वतरोही, ठीक है, पर्वतरोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए ले जाते हैं, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन नहीं रहता है। ऑक्सीजन रहता है, अभी आगे पढ़ते हैं। ऑक्सीजन पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ये बात आपका सही है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर जो होता है ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए पर्वतरोही जो है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बूझों ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा कर दिया और बोतल के खुले मुंह को पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया। फिर उन्होंने बोतल को थोड़ा सा झुकाया और निम्नलिखित अवलोकन किए। तो क्या अवलोकन किए कि बोतल से हवा के बुलबुले निकले, ठीक है। और देखते हैं, बोतल में कुछ पानी घुस गया, इसमें पॉइंट दिया गया है एक। और देखिए और क्या चीज़ कह रहा है, बोतल में कुछ पानी घुस गया। तीसरा ऑप्शन दिया, नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप से बाहर निकली और ऑक्सीजन पानी में घुस गई। चौथा है कि कोई बुलबुले नहीं बने, केवल बोतल में पानी भर गया। यानी कि इसके आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से वायु का कौन सा अवयव वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में वायु उपस्थित होता है। तो कौन सा अवयव जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प, क्या दिया गया है। तो नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में उपस्थित होता है, तो कितना परसेंट होता है, तो 78% पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, वायु के घटक जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं। तो वायु के घटक सजीवों के लिए हानिकारक कौन होते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑप्शन देखते हैं। अगला क्या है कि धूल और जलवाष्प। तीसरा देखते हैं धूल और धुआं जो होते हैं वो वायु के घटक सजीवों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उषा ने ग्लास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लिया और उसमें तब पानी डाला जब तक कि यह पूरी तरह से डूब नहीं गया। उसने बुलबुले निकालते हुए देखा कि बुलबुले होते हैं, तो क्या होते हैं। ऑप्शंस को देखते हैं, जलवाष्प वाटर, जलवाष्प केवल ऑक्सीजन, गैस वायु, और उसके बाद क्या होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं, केवल वायु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगले एनसीईआरटी के अभ्यास की ओर आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरे पौधे को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव की आवश्यकता होती है। तो किस अवयव की आवश्यकता होती है, तो CO2 की आवश्यकता होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 में, कौन सी गैस ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक होती है। ज्वलन में सहायक जो होती है वो O2 होती है और ऑक्सीजन के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, यानी कि O2 ऑक्सीजन जिसको कहते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 की ओर क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि मोमबत्ती के लौह का नीला रंग किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है। तो हम लोगों ने पिछले इसके समरी में पढ़ा, तो किसके कारण होता है, तो O2 के कारण ही इसका जो हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑक्सीजन के कारण जो है नीला रंग होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत कहलाती है। तो पृथ्वी की चारों ओर वायु की परत क्या कहलाएगी, वायुमंडल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अंतिम इसके प्रश्न को देखते हैं 13 नंबर 13 में, रुई का ढेर
जल में सिकुड़ जाता है, क्यों? रुई का ढेर जल में इसलिए सिकुड़ जाता है क्योंकि रुई के बीच जो होती है वो हवा होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आइए अगले चैप्टर्स को देखते हैं। चैप्टर नंबर 12 में, तो 11th पढ़ चुके, अध्याय 12 देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि भोजन यह कहाँ से आता है, भोजन जो है कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। तो आइए इसके पॉइंट्स को देखते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो क्या कह रहा है कि खाद्य सामग्री को मुख्यतः हम दो भागों में प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से भाग प्राप्त होते हैं? पादप से, यानी कि खाद्य जो होते हैं पेड़ पौधे से, और दूसरा किससे होता है आपका जंतु से प्राप्त खाद्य सामग्री। तो आइए इनको देखते हैं, इनके पॉइंट्स को। खाद्य सामग्री के स्रोत, इनके स्रोत के बारे में बात करें तो पादप स्रोत तो है ही, और कौन है? जंतु स्रोत है। पादप स्रोत यानी कि प्लांट सोर्स है, दूसरा क्या है? एनिमल सोर्स है। तो इनके बारे में बताते हैं। प्लांट सोर्स में कौन कौन से खाद्य सामग्री स्रोत होते हैं? फूड सोर्स होते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया गया है पादप स्रोत के, यानी कि प्लांट सोर्स के, ये कि धान है जो कि फूड सोर्स है, खाने पीने के सोर्स है। गेहूँ है, चना है, बाजरा है, गेहूँ चना बाजरा, सब्जी और फल, ठीक है, इत्यादि। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? इन सभी से हमें अनाज जो है मिलता है। बिल्कुल सही बात है, इन सभी से हमें क्या मिलता है? अनाज मिलता है। जंतु के स्रोत, जंतु के स्रोत क्या है? दूध है, अंडा है, मुर्गा है, मछली है, ठीक है, मांस है, झींगा, ये सभी से हम लोग जो है जंतु स्रोत से प्राप्त करते हैं। क्या कह रहा है कि जांतव आदि हमें जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य सामग्री है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। इसी प्रकार हमें फल देने वाले पादप यानी कि पेड़ पौधे से हमें फल की प्राप्ति होती है। एक्सरसाइज अनार जो एग्जाम्पल दिया गया है, अनार यानी कि पोमीग्रेनेट, आम, केला, नारंगी इत्यादि से हमें जो है फल मिलते हैं। कुछ जो है पादप स्रोत दिए गए हैं फिगर के ज़रिए, ये फिगर के ज़रिए पादप स्रोत दिए गए हैं। ठीक है, आइए इसके अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं जिनके दूध से हमें दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर इत्यादि जो है मिलते हैं। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। ये जो जंतु के स्रोत दिए गए हैं, इस मुर्गी से हमें अंडा प्राप्त होता है, ये भी फिगर के ज़रिए दिखाया गया है। ठीक है, भोजन के रूप में पौधे के भाग एवं जंतु उत्पाद। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो क्या कह रहा है कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। बिल्कुल सही बात है। पादप स्रोत यानी कि प्लांट स्रोत है, यानी कि देखिए इससे प्लांट स्रोत से हम लोगों को क्या मिलता है? पौधे के खाने योग्य भाग के बारे में और उसके उदाहरण जो दिए गए उनको देखते हैं। तो पहला दिया गया जड़, खाने योग्य भाग। जड़ में कौन कौन से आते हैं? जड़ में हमने बताया था पिछले वीडियोस में कि मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम, ये सभी जो है जड़ के उदाहरण है। और तना की बात करें तो कौन कौन सा हो जाएंगे? आलू, गन्ना, अदरक, प्याज, ये सभी जो है तना के उदाहरण है। और पत्ता की बात करते हैं तो पत्ता में हो जाएगा पालक, गोभी, सरसों, धनिया, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? पत्ता के उदाहरण है। ठीक है, ये सभी जो है पत्ता के उदाहरण है। तो आइए अगले पॉइंट्स को देखते हैं। फूल के बारे में, फूल के कौन कौन से उदाहरण हैं इसमें? तो फूल जो हो गया, फूल गोभी हो गया, बरकोली हो गया, केला हो गया। फल के बारे में, केला भी जो है फूल में आता है। ठीक है, फल की बात करें तो केला हो गया, केला फल और फूल दोनों है। आम हो गया, सेब, टमाटर, इन सभी चीज़ें हैं फल में। बीज की बात करें तो बीज में कौन कौन से चीज़ें आ गए? मटर है, सरसों है, मक्का और जाकर के दालें, ये सभी जो है मटर में आ गए, इसके उदाहरण है। आइए ये जो दिया गया है पादप के खाने योग्य भाग फिगर के ज़रिए से इनको हम समझते हैं। पुष्प, ये जो दिया गया एरो करके, ये पुष्प है। ठीक है, ये खाने योग्य भाग है। फल है इसके, ठीक है, और ये तना है। पत्ती फिगर के ज़रिए सारा कुछ दिया गया है। कलिकाएं, तो इनको देख लेते हैं एक बार। मूल, जड़, ये सभी चीज़ दिए गए इसमें।
यहाँ से यहाँ तक के, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोहतंत्र कहते हैं। और इसके नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे हम लोग, मूल तंत्र कहेंगे। ठीक है, इसके नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, मूल तंत्र कहेंगे। आइए पादप के खाने योग्य भाग, यानी कि ये जो दे दिए गए थे। अब जंतु स्रोत से हम लोगों को क्या चीज़ खाने को मिलता है उनके बारे में देखते हैं। दूध, ये जंतु जो है दूध देते हैं। दूध जो है किस किस जंतु से प्राप्त होता है, पशु, भैंस, बकरी, इन सभी चीज़ों से। देखिए कौन कौन से इसमें, गाय हो गया, इसमें गाय हो गए, भैंस हो गए, बकरी, इन सभी से हम लोगों को क्या मिलता है, दूध मिलता है। अंडा की बात करें तो अंडा हम लोगों को किससे मिलता है, मुर्गी और बत्तख से मिलता है। मांस की बात करते हैं तो मांस हम लोगों को मछली से और मुर्गा और बकरी, इन सभी से प्राप्त होता है। ठीक है, शहद की बात करें तो शहद जो हम लोगों को है मधुमक्खी से मिलता है। ठीक है, आइए इसके अगले पॉइंट की ओर आते हैं। मधुमक्खियों में मरकंद, देखिए अच्छा पॉइंट है। मधुमक्खियों फूलों से मरकंद, ठीक है, मीठे रस एकत्रित करते हैं और इन्हें अपने छत्ते में भंडारित करते हैं, यानी कि जमा करते हैं। हम इस छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, शहद के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए मधुमक्खी का छत्ता दिया गया है फिगर के ज़रिए से, ये जो है मधुमक्खी का छत्ता दिया गया है। आइए इसके अगले पॉइंट की ओर बात करें। अंकुरन की बात करते हैं तो क्या कह रहा है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें मूंग और चना जैसे बीजों पर छोटे सफ़ेद ढांचे विकसित करके अंकुरित होने दिया जाता है, उसे अंकुरन कहते हैं। अंकुरित अनाज विटामिन, प्रोटीन और खनिज से भरपूर होता है और यह इसलिए पौष्टिक होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो है क्या करते हैं, अंकुरित अनाज लेने के लिए क्या करते हैं, मूंग चना दाल, इसको मूंग को पानी में भिगो करके कपड़े में बांध कर रख देते हैं और उसमें जो है जड़ें निकल जाती है, वो अंकुरित जो है चीज़ होती है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं इसके फिगर के ज़रिए से। चना एवं अंकुरित चना के बारे में, ये देखिए ये सिंपल चना है और जब इसको हम पानी में भिगो करके कपड़े में रख देते हैं तो ये अंकुरित चना हो जाता है, इसमें जड़ें निकल जाती है। ठीक है, जंतु क्या खाते हैं इनके बारे में भी बताया गया है। आइए इनको देखते हैं, जंतु क्या खाते हैं। पहले व्हाट डू एनिमल ईट, तो जानवरों के उसके भोजन संबंधित सामग्री के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भागों में बांटा गया है, शाकाहारी जंतु भी होते हैं, मांसाहारी होते हैं और सर्वाहारी होते हैं। तीनों चीज़ खाते हैं, जो सब चीज़ खाते हैं वो सर्वाहारी, और केवल जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी, और जो शाक सब्जी ये खाते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। तो देखिए कौन कौन से शाकाहारी जंतु है, क्योंकि हम लोग अभी एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं साइंस का। वह जीव जो केवल पौधे या पादप उत्पाद करते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में गिलहरी हो गया, गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, ये सभी जो हो गए शाकाहारी जंतु हो गए। ठीक है, मांसाहारी जंतु के बारे में बात करें तो मांसाहारी जंतु में कौन कौन से हो गए, मांसाहारी जंतु में आपका हो गया जाके वे जानवर जो केवल दूसरों जानवर को खाते हों। जैसे कि बाघ हो गया, बाघ क्या खाता है, हिरन खाता है, शेर हिरन खा लेता है, भेड़िया, ये सभी जो है दूसरे जानवर को खाते हैं, तो ये सभी क्या कहला गए, मांसाहारी जानवर कहलाए। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं सर्वाहारी जानवर के लिए। तो सर्वाहारी जानवर में कौन कौन से होते हैं, वे जानवर जो पौधे एवं मांस दोनों खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें, बिल्ली जो है पौधा और मांस दोनों खाता है। कुत्ता को भी कभी कभी देखे होंगे कि खुद के इलाज के लिए पौधे को भी खाते हैं और मांस भी खाता है। मनुष्य दोनों चीज़ खाता है, पौधा मांस। ये मनुष्य जो है सर्वाहारी, इसमें सर्वाहारी में आ गए। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं इसके। अब यहाँ से जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। नीचे कुछ दिए गए जानवर के नाम है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से सर्वाहारी की जोड़ी को बनाना है। नीचे दिए कुछ जानवर के नाम दिए गए हैं और उपयुक्त में से कौन सा सर्वाहारी, यानी कि जो दोनों खाता हो, उस जोड़ी को बनाइए। बकरी, तिलचट्टा, मनुष्य और गिद्ध। तो मनुष्य तो होगा,
ठीक है, देखिए ऑप्शंस को इस तरीके से देखते हैं कि तीसरा नंबर किस किस चीज़ में, क्योंकि मनुष्य दोनों चीज़ खाते हैं, सर्वाहारी है। तो आपका पहले तो इसमें तीसरा आ ही नहीं रहा है, तो ये छट गया। इसमें आ रहा है यानी कि सी और बी और सी में आ रहा है, यानी कि ये 1 और 4 दोनों ऐसे ही छट गया। बचा कौन? 3 और 2 और 3, यानी कि बी सी बचा है। बी में एक में 2 दिया गया है और एक में 3 दिया गया है। 2 में क्या? तिलचट्टा। तिलचट्टा जो है मांस और दोनों खाता है। तीसरे नंबर में क्या दिया गया है? चौथे नंबर में दिया गया है 3 तो है, यानी कि गिद्ध आपका मांस और सब्जी नहीं, गिद्ध तो केवल मांस खाता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी भी छट जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि मधुमक्खी जो है मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? मधुमक्खी जो है शहद किससे बनाती है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। तो हम लोगों ने इसके जो पार्ट शुरुआत में ही पढ़ा था, मधुमक्खी जो है मरकंद से शहद बनाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नीचे कुछ जानवर दिए गए हैं, उनके बारे में कौन से मनुष्य के लिए दूध का स्रोत है, ठीक है, उसको बताना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इनमें क्या कह रहा है कि कुछ जानवर दिए गए हैं, तो हम लोगों ने देख चुका था, गाय है, भेड़ है और घोड़े हैं और बैले हैं। तो क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन मनुष्य के लिए जो है दूध के स्रोत है? दूध के स्रोत है। तो गाय भी दूध देती है, भेड़ भी देती है, घोड़े भी देते हैं। तो इसमें तो ऑप्शन ही गलत है, यानी कि तीनों हो जाएगा। गाय भी हो जाएगा, घोड़े हो जाएंगे और भेड़े हो जाएंगे। बैल नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि खाद पौधे की सूची में दिए गए हैं, केला, कद्दू, भिंडी, बैंगनी, इन सभी चीज़ दिए गए हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है। पौधे किस जोड़े के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से होते हैं? तो खाने योग्य हिस्से होते हैं केला, ठीक है, और क्या होते हैं? कद्दू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर केला, कद्दू 1, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका जो है जड़ कहलाएगा। जो भोजन के रूप में नहीं उपयोग किया जाता है वो जड़ कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़े और विषम सेट की पहचान कीजिए। तो विषम सेट को पहचानना है कि गाय, दूध, मक्खन, बिल्कुल सही है, गाय के दूध से मक्खन प्राप्त होता है, ये सही है। और मुर्गी, मांस, अंडा, ये भी सही है, मुर्गी में मांस होता है और अंडा भी देती है मुर्गी। बकरी, दूध, मांस, ये भी है। पौधे, सब्जी और छाछ, ये क्या हो जाएगा? ये तीनों में से अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एनसीईआरटी के अभ्यास क्वेश्चंस में आ गए। एनसीईआरटी के 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा कि आलू का खाने योग्य भाग जो होते हैं वो तना होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जड़ नहीं है? देखिए, मूली जड़ है, गाजर है, सलजम भी है, यानी कि अदरक जो है तना है। अदरक, आलू, ये सभी क्या है? तना है। तो अदरक जड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अंकुरित अनाज में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो भरपूर मात्रा में अंकुरित अनाज में क्या पाया जाता है? तो खनिज और प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खनिज और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित भागों में से कौन पुरोतंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पुरोतंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? प्राथमिक मूल जो है पुरोतंत्र का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 में दिए गए कथन में गलत कथन का चुनाव करें। तो ऑप्शंस को देखते हैं, कौन से कथन गलत है इनमें।
पहला ऑप्शन कह रहा है कि मटर मक्का सरसों खाने योग्य भाग का बीज है, बिल्कुल सही है। और मकरकंद फूलों से इकट्ठा किया गया गठित मीठा रस है, ये भी सही है, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहे हैं, गिलहरी एक सर्वाहारी जंतु है, ये भी बात सही है। खरगोश एक सर्वाहारी जंतु नहीं, खरगोश सर्वाहारी जंतु नहीं है, बल्कि सिर्फ शाकाहारी जंतु है, साग सब्जी खाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि आज का जो है 11th यानी कि 12th चैप्टर भी समाप्त हो गया। आइए अगले चैप्टर की ओर आते हैं। 13 चैप्टर में 13वां चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो है हम लोग 11th और 12th चैप्टर तक ही रहने देते हैं इस पार्ट को। अगले वीडियोज़ में हम लोग जो है 13 और 14 चैप्टर को यानी कि दो चैप्टर करके कंप्लीट कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।